नमस्कार, मैं एडवोकेट गगन शर्मा लॉयर्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पहुंच गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 11 पे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। समाज में बहुत असामाजिक तत्व होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से दंगे भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। अगर वो कुछ गुट इकट्ठे होकर कहीं पे एक साथ हो जाते हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं और इसकी सूचना किसी तरीके से पुलिस निरीक्षक के पास चली जाती है, डीएम के पास चली जाती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास चलती है, तो वो उसको किस तरीके से उनके गुट को तोड़ सकते हैं और किस तरीके से कार्यवाही कर सकते हैं। इस चैप्टर में कुल मिला के चार सेक्शन है। ए है अनलॉफुल असेंबलीज, जिसके अंदर आपके आते हैं सेक्शन 148 से 151 तक। पार्ट बी में आता है पब्लिक न्यूसेंस, जिसमें 152 से 162 तक आता है। 167 आते हैं, जिसका नाम है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। सॉरी, पार्ट सी में केवल एक ही सेक्शन आएगा 163, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। एंड पार्ट डी में आएगा डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। 164 से 167 के सेक्शन आते हैं। तो कुल मिला के 4 वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लॉयर्स गाइड का चैप्टर 11, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पार्ट ए बताता है अनलॉफुल असेंबलीज। कहीं पे अनलॉफुल असेंबली होगी है एंड कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस लाइन, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, कमांड दे सकता है कि एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, कोई भी अनलॉफुल असेंबली या 5 और उससे अधिक व्यक्तियों की असेंबली है, लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, जिसके कारण पब्लिक पीस को डिस्टर्बेंस हो सकती है, टू डिसबर्स की हट जाओ, इधर उधर हो जाओ, असेंबली को तोड़ो। एंड इट शैल देयरअपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। तो उनकी ड्यूटी बनती है कि जैसे आदेश दिए गए हैं उसके हिसाब से वो पृथक पृथक हो जाए। सब सेक्शन 2 बताता है अगर कमांड हमने दे दिया ऐसी असेंबली का और वो डिसबर्स नहीं होते, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट इटसेल्फ इन सच ए मैनर एज टू शो एज डिटर्मिनेशन नॉट टू डिसबर्स। मतलब अभी कमांड नहीं दी, लेकिन वो इस तरीके से जाहिर हो रहा है कि वो अगर कमांड होगी भी तो वो अलग नहीं होंगे, पृथक पृथक नहीं होंगे। कोई भी ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रेफर टू सबसेक्शन 1 जो ऊपर बताया गया है, मे प्रोसीड टू डिस्पर्स, वो अपनी प्रोसीड कर देगा उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। और इसके लिए अगर उसको लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा। अगर उसके पास इमीडिएटली ऑफिसर नहीं है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स नहीं है जो उसके साथ ऐसा काम कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली, एंड इफ नेसेसरी अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो अरेस्ट कर सकता है, अपने पास डिटेन कर सकता है उन लोगों को जो उसका पार्ट थे उस असेंबली का। और जब उनको लिया जाएगा तो जैसे भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 149 पे आ जाते हैं, यूज ऑफ आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। अब आपको उनको हटाना है, वो बात नहीं मान रहे। अब आप गांधी जी की तरह हिंसा की यात्रा पे तो चलोगे नहीं, आपको आर्म फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो उसके क्या नियम है हमारे पास, अगर ऐसी कोई भी असेंबली जो सबसेक्शन 1 में बताएगी 148 के डिस्पर्स नहीं होती तो ये जरूरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कि उसको डिस्पर्स किया जाए, और डीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज है कि वो आर्म फोर्स के तहत उसको डिस्पर्स कराए। पार्ट सबसेक्शन 2 बताता है सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स द असेंबली। मतलब उसको ऑफिसर इन कमांड चाहिए उस आर्म फोर्स के साथ कि वो असेंबली को डिस्पर्स कर सके विद द आर्म फोर्सेस अंडर हिज कमांड, एंड टू अरेस्ट एंड कन्फाइन, उसको अरेस्ट भी करवा सकता है, कन्फाइन भी करा सकता है सच पर्सन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट एज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट और एज इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द असेंबली और हैव द पनिश्ड अकॉर्डिंगली। मतलब उसको पनिश कर सकते हैं, उसको हम डिटेन कर सकते हैं, उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, आर्म फोर्स का प्रयोग कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 में हमने क्लियर किया। सब सेक्शन 3 बताता है ऐसा प्रत्येक ऑफिसर जो आर्म फोर्सेस में है शैल ओबे सच रिक्वेशन, उस आदेश को मानेगा इन सच मैनर, जैसा भी उसको ठीक लगता है। बट अगर ऐसा करते हुए उसको लिटिल फोर्स यूज करनी है तो वो कर सकता है, और अगर थोड़ी बहुत खरोंचे आती हैं, थोड़ी बहुत इंजरी होती है तो वो भी उसको अलाउड है, चाहे इंसान हो चाहे प्रॉपर्टी हो, as may be consistent with the dispersing the assembly and arresting and detaining such person। तो थोड़ी बहुत लगा भी सकती है, अगर वो कह रहे हैं तो मान जाओ, नहीं तो वो फोर्स का यूज करेंगे तो फोर्स के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। सेक्शन 150 बता रहे हैं पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। आसपास कोई नहीं है, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्सेस हैं, फोर्स के ऑफिसर्स हैं जिनके पास पावर है कि वो भी आदेश देके हटवा सकते हैं। कौन कौन होते हैं वो लोग, जब भी सिक्योरिटी एंडेंजर्ड होती है मैनिफेस्टली बाय एनी सच असेंबली, किसी भी असेंबली की वजह से, और कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है जिससे बात की जा सके, तो कोई भी कमीशन और गजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स
उनको अलग अलग कर सकता है ऐसी असेंबली को विद द हेल्प ऑफ आर्म फोर्स, और वो कमांड दे सकता है, वो अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है उन लोगों को जो उसका पार्ट है, और उनको हटाने के लिए वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं जैसा कि कानून कहता है। बट जब वो ऐसा काम कर रहा है, इट बिकम्स प्रैक्टिकल फॉर हिम टू कम्युनिकेट विद एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ही शैल डू सो, और उसको लगता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बात कर सकता है तो उसको उस समय कर लेनी चाहिए, भले ही वो ऐसा काम शुरू कर चुका है। एंड शैल thenceforward obey the instructions of the magistrate as to whether he shall or shall not continue such action। तो फिर वो मजिस्ट्रेट अगर कहता है कि आप प्रोसीड करो या ना करो, उसके एक्शन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर उसके पास पावर है कि वो उनको पृथक पृथक कर सकता है। सेक्शन 151 आ रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150। अब आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपने 148, 149 और 150 के तहत जो भी आपने कार्यवाही करी है तो उसके लिए आपको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो कहते हैं कि आपको अब इसके अगेंस्ट वी कैन नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आपने ऐसा क्यों किया या किससे पूछ के किया। सो इसको डिटेल में करते, माफ कीजिएगा, कुछ मैं जरूरी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था वीडियो के दौरान ही। सो नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन अंडर द सेक्शन 148, 149 और 150 शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोड एक्सेप्ट, बट कहां नहीं हो सकता, लेकिन कहां हो सकता है, विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच पर्सन इज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था वहां पे उन्होंने काम कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया था वहां पे काम कर दिया था। सबसेक्शन 2 क्या बताता है, मतलब इन दोनों अवस्थाओं के अंदर हम उसको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर दे सकते हैं, अदरवाइज अगर वो कर रहा है एज पर सेक्शन 140 149 तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेट सेक्शंस इन गुड फेथ, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसने गुड फेथ में काम किया है। नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 148 149, किसी व्यक्ति को ऑफिसर के अलावा ये काम दिया गया था 148 149 के तहत तो उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 115 गुड फेथ, उसके अगेंस्ट भी कार्यवाही नहीं हो सकती। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच हैज बाउंड टू ओबे, जो आर्म फोर्स है जिसको मानना ही था, ओबे करना ही था, ही वाज बाउंड टू ओबे, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड टू एन ऑफेंस प्रोवाइडेड दैट नो केस शैल बी रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 174 अगेंस्ट एनी ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स for any act done by him in obedience of any order which he was bound to obey in the discharge of his official duties without making a preliminary inquiry into the matter. Provided further that no officer or member of the armed forces of the union or any police officer of a state shall be arrested for anything done or purported to be done by him in obedience of any order which he was bound to obey in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government and state government। अगर कार्रवाई करनी है तो आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा। इन दिस सेक्शन एंड इन दिस प्रोसीडिंग सेक्शन of this chapter, a expression armed forces means the military, naval, air force। अब नेवल और एयर फोर्स की अगर हम बात करें वो तो जल और वायु सेना है, लेकिन जब वो लैंड पे काम कर रही है तो उनके पास आर्म फोर्स की तरह ही उनको डील किया जाएगा। ऑपरेटिंग एज द लैंड ऑफ फोर्सेज एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। सो ऑपरेटिंग जो मैंने बताया वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ऑफिसर इन रिलेशन टू द आर्म फोर्स मींस अ पर्सन कमीशन गैजेटेड। ऑफिसर कौन सा है आर्म फोर्स के रिलेटेड में, पर्सन कमीशन जो होता है ये गैजेटेड होता है और इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड इंक्लूड्स अ जूनियर कमीशन ऑफिसर, अ वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, ए नॉन कमीशन ऑफिसर एंड अ नॉन गैजेटेड ऑफिसर। सारे ऑफिसर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनके पास कमांड है, कमांड देने की पावर है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। मेंबर का मतलब आता है इन रिलेशन टू द आर्म फोर्स मींस ए पर्सन इन द आर्म फोर्स अदर देन ऑफिसर। ऑफिसर के अलावा जो भी व्यक्ति आता है वो मेंबर में आ जाता है। यह हमारा वीडियो पार्ट ए चैप्टर 11 का खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट बी के साथ। धन्यवाद।